नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुजाहिदिया मनीष चैनल पर, है ना। और आज मैं आपके लिए एमपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला लेकर आया हूँ। डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट आज से शुरुआत होगी आपके एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो आपके कितनी तैयारी है, कैसे क्या है, आपको इससे पता चल जाएगा। आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे 1 सितंबर 2017 को जो 9 बजे जो आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सैन्य अकादमी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ, किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, पुणे, दिल्ली या देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपने लगा दिया होगा भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है आपकी देहरादून। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। जो पहली बार वीडियो देखता है उससे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ठीक है। इससे आपको जो भी यहाँ पर सारी क्लास MP टेट की क्लासें होती हैं, रेट की क्लासें होती हैं, MP SI की होती हैं, MP पुलिस की होती हैं, सभी तरह की एग्ज़ाम का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसकी PDF चाहता है या हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पर भी मैसेज कर सकता है 9753749986, या इस लिंक के नीचे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे दूँगा, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी आपको PDF मिल सकती है, ठीक है। तो और इस नंबर पर भी मैसेज कर देना, यहाँ पर भी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है, तो यह है आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है, तो भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट है आपकी कार्टोसैट 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक भी करेगा, और आपको नंबर लगाने कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन जीके, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, जो भी आपको लगेंगे वो क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। चलो ये एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग का ये लिखा हुआ GAT, गेट को GATE, गेट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है GATE। जी को क्या कर रहे हैं, GATE को लिखा है HBUF। तो क्या लगे, जी को H एक बढ़ा, A को B, T को U, E को F, एक एक बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो अपन कर लेंगे। तो D ABCD का E और E 4 में है, F का G ख़त्म, E का F, ठीक है, G का H सेमी, PQ R का S, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो BCD का E है इन 4 में, E का F, G का H, R का S, E का F, E का F, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा और ये सभी कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ। इन चारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ, रविशंकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, मोहम्मद रफ़ी। इनमें से किस संगीतकार को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो देखो लता मंगेशकर को तो प्राप्त हुआ था भारत रत्न, कब प्राप्त हुआ था, 2001 में। और इन्हें लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना। और भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 में, लता मंगेशकर को तो मिला, ठीक है। उसके बाद रविशंकर को भी मिला 1999 में, 1999 में रविशंकर को मिला, 2001 में लता मंगेशकर को मिला, भीमसेन जोशी को मिला 1998 में, मोहम्मद रफ़ी को नहीं मिला। तो किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रफ़ी को नहीं मिला। भीमसेन जोशी की पूछे तो 1998, ठीक है, रविशंकर की 1999, लता मंगेशकर की 2001, ठीक है। इन तीनों की याद रखना, इन तीनों को आपको भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है, शाहपुरा, होशंगाबाद, भोजपुर या अनूपपुर। आपको बताना है पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी, होशंगाबाद, जिसे हम क्या कहते हैं, हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, है ना। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ की चोटी यहाँ स्थित है, धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी, ठीक है। इसकी धूपगढ़ की चोटी की अगर
है ना, तो कहाँ है, शाहपुर होशंगाबाद, तो होशंगाबाद। पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है, पंचमढ़ी है आपकी होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, धूपगढ़, जिसकी लंबाई 1352, ठीक है। और होशंगाबाद, और इसे पंचमढ़ी को हिल स्टेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो। पेंच हाइड्रोलिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, पेंच हाइड्रोलिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सही जवाब है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आपको ऐसे लाए जाएंगे, ठीक है। सुबह आपकी 10 बजे एमपीजी के, जिसमें मैं पुणे कर के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, ठीक है। और मैंने आपको नंबर दिया, उस पर ऐड हो जाना, है ना। आपको सुबह 10 बजे पुणे करके जीके क्वेश्चन चल रहे हैं, सुबह 7 बजे हिंदी चल रही है, फिर एक ओल्ड पेपर एमपी पुलिस का आ रहा है, फिर दिन में आपकी ईवीएस पर्यावरण बाल विकास की क्लास चल रही है, ठीक है। तो आपको जो क्लास देखनी है आपको मिल सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य, उमरिया में कौन सा स्थित अभ्यारण्य है, बांधवगढ़, सोन, घाटी गाँव या कान्हा। बताएं उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखो आपका जो घाटी गांव है, घाटी गांव कहाँ स्थित है, बताएं उमरिया में स्थित कौन सा गांव है, तो उमरिया में है आपका बांधवगढ़। कौन सा, उमरिया में आपका स्थित है बांधवगढ़, ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उमरिया में स्थित कौन सा अभ्यारण्य, तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य आपका उमरिया जिले में है। और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था कब, 1968 में। और इसका क्षेत्रफल है आपका 437 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल पूछे 437 किलोमीटर, है ना। और अगर इससे पूछे कि ये कहाँ स्थित है, बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद और क्या पूछेगा, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, इसे राष्ट्रीय उद्यान 1968 में घोषित किया गया। इसके बाद सोन के बारे में बता देते हैं। सोन यह शहडोल में स्थित है, यह सीधी शहडोल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से, इसमें मुख्यतः आपके घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं सोन में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले घाटी गांव कहाँ स्थित है, तो आपको बताना घाटी गांव ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर जिले में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है, तो ग्वालियर में बताना आपको घाटी गांव कौन सा, घाटी गांव में आपका ग्वालियर जिले में स्थित है। इसका अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 512 वर्ग किलोमीटर। इसमें मुख्यतः कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, प्रवाह, है ना। तो इसमें आपके पाए जाता है एक तो चिकारा, एक पाया जाता है आपका सांभर, एक पाई जाती है आपकी नीलगाय, और एक सुनहरी चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, सुनहरी चिड़िया घाटी गाँव, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछ ले कान्हा कहाँ स्थित है, तो कान्हा कहाँ स्थित है, कान्हा 1955, इसकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ हुई, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1956 में, इसकी स्थापना हुई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। और 1956 में इसकी 1955 में इसकी स्थापना हुई। 1974 में इसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लिया गया। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रोजेक्ट के तहत इसे लिया गया, और इसका वर्ग 940 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2 अभ्यारण्य हैं, हालम व बंजार, ठीक है। तो ये तो आपको याद है पूरा, है ना। उमरिया में आपका कौन सा है, तो आपने लगा दिया होगा, उमरिया में आपका बांधवगढ़ है। सोन बता दिया, सोन आपका शहडोल, ठीक है। घाटी गाँव आपका ग्वालियर। कान्हा आपको पता ही है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, ये कहाँ से लिया गया था? सारनाथ, गया, पुरी या वाराणसी? जो अशोक में स्तंभ जो शेर का जो आकार है ना, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? वो लिया गया था आपके सारनाथ से। ठीक है। तीलियाँ कितनी होती है? 24 होती हैं। चक्र में तीलियाँ 24 होती हैं। ठीक है। भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? फखरुद्दीन। क्या पूछा है आपको? भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति पूछा है, 9वां पूछा है। फखरुद्दीन अली अहमद, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा या कैलाशनाथ काटजू? तो देखो, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। आपसे पूछ ले अगर पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, फखरुद्दीन कौन है बताएं जल्दी से जल्दी। भोपाल में जो पैदा हुए वो हुए थे आपके शंकर दयाल शर्मा, 9वें राष्ट्रपति थे। कौन से? भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? ये सब राष्ट्रपति हैं, पर उसने पूछा 9वां पूछे तो आपको लगाना शंकर दयाल शर्मा, ये थे 9वें। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो ये थी 12वीं महिला, पहली महिला थी और राष्ट्रपति में थी 12वें नंबर की। कैलाशनाथ काटजू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष अभी लेटेस्ट में कौन है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष अभी लेटेस्ट में है ज्ञानेंद्रो निगोम्बक। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो गया। हॉकी इंडिया का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का अभी वर्तमान में अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो, याद रखना, ज्ञानेंद्रो निगोम्बक। ठीक है। अगला यहाँ पर मैं आपको इसमें करंट भी बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? इनमें से आपको बताना कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, श्री राजगोपालाचारी। तो कौन नहीं रहे? तो श्री राजगोपालाचारी, ये निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। जाकिर हुसैन के बारे में बता देता। ये रहे थे आपकी 11 मई 1967 से। जाकिर हुसैन 11 मई 1967 से 1969 तक रहे जाकिर हुसैन। ठीक है। जाकिर हुसैन निम्नलिखित कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? जाकिर हुसैन रहे हैं भाई आपके। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ये 1977 से 1982 तक रहे। ठीक है। वीवी गिरी इनका पूरा नाम है बराहगिरी वेकेट गिरी, वीवी गिरी। और ये रहे थे 1969, 3 मई 1969 से 20 मई 1969 तक। ठीक है। और कौन नहीं रहे? तो श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। तो जाकिर हुसैन थे, एनएस संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, ये तीनों का कार्यकाल भी बता दिया, ये नहीं रहे। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक बार कमेंट जरूर करें। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, हामिद अंसारी, पी.जे. कुरियन या अरुण जेटली? अभी वर्तमान में अभी की क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है कौन है वर्तमान उपाध्यक्ष। कौन है आपका वर्तमान पूछे तो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? अभी वर्तमान है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है राज्यसभा का उपाध्यक्ष? कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, अभी वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आपको बताना अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? ये तो आपको बताना ही है कमेंट का, है ना। और अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। पहली बार लगा था 1962 में,
26 अक्टूबर 1962 में, दूसरी बार लगा था 3 दिसंबर 1971 में, और 25 जून 1975। ठीक है, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए। कब कब? 1962, 1971, 1975। पहली बार लगा था सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे राष्ट्रपति, और 1975 में लगा था फखरुद्दीन अहमद के टाइम पे। ठीक है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं। और आपको बताना है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष स्थापित किया गया? शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष स्थापित किया गया? बताएं किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1958 में। कब? 1958 में। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है जवाहर, चेनाची नेसरी सुरंग, भटान सुरंग, नाटुवाडी सुरंग, कौन सी है? तो ये है आपकी चेनाची नेसरी सुरंग। क्या है? भारत में सबसे लंबी सुरंग है चेनाची नेसरी सुरंग, और इसे एक और नाम है इसका पत्नी टाप सुरंग, पत्नी टाप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले पत्नी टाप सुरंग किसका नाम है, पत्नी टाप सुरंग, तो चेनानी नेसरी सुरंग का नाम है पत्नी टाप सुरंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत में परिचालक आरंभ करेगा? तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत में परिचालक आरंभ करेगा? तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक। आपसे पूछ ले पेटीएम के फाउंडर कौन है? तो पेटीएम के फाउंडर आपके विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले भारतीय स्टेट बैंक, तो ये है मुंबई में, और अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरे। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2016 के आईसीसी क्रिकेटर कौन थे? वर्ष 2016 के आईसीसी क्रिकेटर कौन थे? वर्ष 2016 के जो आईसीसी क्रिकेटर थे ना, वो कौन थे? बताएं, जल्दी से जल्दी आंसर करें। वो थे आपके आर अश्विनी थे। वर्ष 2016 पूछा है मैंने। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 25 दिसंबर या 1 दिसंबर? तो कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या? नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स दिवस, है ना, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है आपकी क्रिसमस, और 30 जनवरी को मनाया जाता है आपका शहीद दिवस। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, सारा कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। चारों ऑप्शन बिल्कुल बता। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे 28 फरवरी, शहीद दिवस पूछे 30 जनवरी, एड्स दिवस पूछे 1 दिसंबर, और क्रिसमस पूछे तो 25 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम कुलदीप नायर पत्रिका पुरस्कार को किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया बताएं? तो वो प्रदान किया गया था आपको रवीश कुमार को। 22वां, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वीडी रेड्डी। तो आपसे पूछा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम पूछा है, पहले उपराष्ट्रपति थे आपके एस राधाकृष्णन। ये थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 1962। अगर आपसे पूछ ले जाकिर हुसैन कितने नंबर के उपराष्ट्रपति थे, तो आपको बताना जाकिर हुसैन दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। और वीवी गिरी पूछे तो ये थे आपके तीसरे, 13 मई 1967 से 1969। ठीक है, तो भारत के प्रथम पूछा है एस राधाकृष्णन ने पहले, दूसरे पूछे तो जाकिर हुसैन, तीसरे पूछे तो वीवी गिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो पूछा हुआ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता कौन सी होती है? उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता होती है 35 वर्ष। और ये 5वें नंबर के थे वीजी चड्डी, 5वें नंबर के थे 1974 से 1979। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में किसे सम्मानित किया गया? गिरीश कर्नाड, विष्णु डे, शंख घोष या नामवर सिंह? बताएं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से जल्दी बताएं। तो 2016 में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था शंख घोष को। शंख घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2016 में। ठीक है। गिरीश कर्नाड को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1998 में। आपसे पूछ ले 1998 को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो गिरीश कर्नाड को। 2016 में किसे मिला? शंख घोष को। विष्णु डे को मिला था आपका, अच्छा गिरीश कर्नाड, विष्णु डे को मिला था 1971। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 पूछा है तो 2016 शंख घोष, 98 पूछे तो गिरीश कर्नाड, 97 पूछे तो विष्णु डे। इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी, दो के बाद आता है चार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 2 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 10। कितना बड़ा? 2 के बाद 2 बड़ा, 4 के बाद 2 बड़ा, 6 के बाद 2 बड़ा, तो 8 के बाद कितना बढ़ेगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। लुप्त संख्या बताओ। 3 के बाद 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 5 15, तो 3 चौक 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये लो लुप्त संख्या, 3 में 3 का गुणा करें 3 तिया 9, 9 में 3 का गुणा करो 9 तिया 27, 27 में 3 का गुणा करो 27 तिया 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 7 8 81, कहाँ आया 81। और 81 में 3 का गुणा करो, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। थोड़े से अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके, पौष्टिक वर्ण किसके कारण होता है? टिटनेस के कारण, प्रोटोजोन के कारण, विषाणु के कारण, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। पौष्टिक वर्ण के किसके कारण होता है? तो जो पौष्टिक वर्ण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सब जो मैक्स आ रही है ये लो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि लिग्नाइट, विटुमेनी तथा एंथ्रासाइड निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियाँ? कोयला की है क्या, प्राकृतिक गैस की है क्या, जैव गैस है या नाभिकीय गैस है? तो ये सब हैं किसकी कोटियाँ हैं? ये सब हैं कोयले की। लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा एंथ्रासाइड किसकी कोटियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए। हजामत मतलब शेविंग जो करते हैं उसमें लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल या पर्वतली? ठीक है। तो जो दर्पण लाया जाता है वो अवतल दर्पण। बस जो चलती है उसके वहाँ जो कांच लगा होता है वो अवतल होता है कि उत्तल? आपका जो चश्मा होता है अवतल है या उत्तल? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है? विद्युत तार बनाते हैं उसके लिए प्रयुक्त होने वाली कौन सी है? वो है आपका निम्न गलनांक। कौन सा? निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर ए। अंकुर की रोपाई के लिए चावल, गेहूं, मक्का या ज़्यादा? तो अंकुर की रोपाई चावल के लिए जाती है, अंकुर चावल। बीजदार पौधे टेरिडोफाइटा, कवक, शैवाल या पुष्पोद भित्ति? बीजदार पौधे किस में रखे जाते हैं? तो आपके बीजदार पौधे पुष्पोद भित्ति में रखे जाते हैं, पुष्पोद भित्ति। अगला क्वेश्चन, वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है क्या कहलाती है? वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है उसे क्या कहते हैं? पाचन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या उपचयन? तो उसे हम कहते हैं उपापचयन। क्या कहते हैं? उपापचयन। वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है उपापचयन कहलाती है। अगला, अस्थियों को एक साथ जोड़ा जाता है वसी उत्तक के द्वारा, अस्थिर रज्जु के द्वारा, एरिलोकर उत्तक के द्वारा, कंडेरा के द्वारा? अस्थियों को एक साथ जोड़ा जाता है किसके द्वारा? अस्थि रज्जु के द्वारा, अस्थि रज्जु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है?
कौन सा एक संयोजक पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है? गाल्जिकाय और रसधारी, कोशिका और लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। तो कोशिका और लवक यह संयोजक पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता, कोशिका और लवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का तेल कोयले से अधिक, मिट्टी का जो तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है, क्यों? बताएं बताएं। मिट्टी का तेल कोयले से अधिक जलता है क्योंकि इसमें प्रज्वलन ताप कम होता है। क्या होता है? प्रज्वलन ताप कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। अगला, उस पदार्थ को पहचाने जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निमीकृत नहीं किया जाता है। मृत पशु, सब्जियों के छिलके, खाली कांच की बोतल या क्षयमान पौधे। उस पदार्थ को पहचाने जो सूक्ष्म जीवों के लिए निम्नीकृत नहीं किया जाता है। तो खाली कांच की बोतलें। क्या? खाली कांच की बोतलें, ऑप्शन नंबर सी। हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे किस पर काबू कर सके? वायु के घर्षण बल पर, संघीय घर्षण पर, स्थनिक घर्षण पर, बेलन घर्षण पर। हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वह वायु का घर्षण बल पर काबू कर सके। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? बताएं। वाटसन और क्रिक ने, देखो आपको दो क्वेश्चन है, डीएनए का द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। गैर जैव निम्नी है, विघटित होकर खराब गंध पैदा करते हैं, हानिकारक नहीं होती हैं, या परमाणु में बहुत सरलता से निम्नीकृत हो जाते हैं। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन है कि गैर जैव निम्नीत हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, ये मैंने आज आपको जीके प्लस साइंस प्लस करेंट प्लस इसमें थोड़ी बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो ये मैंने आपको वीडियो पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको पसंद आता है तो आपको यस लिखना है ना, और इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है अगर आपको ऐसे डेली क्वेश्चन चाहिए। 9753749986। और जो कई की भी तैयारी कर रहा है, हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो ऐड हो जाना। इसकी पीडीएफ मैं आपको इस ग्रुप पर दे दूँगा, टेलीग्राम पर दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट करके या मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और डेली कंटिन्यू रखना या नहीं।